हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड वुमेन और ओटागो वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, जो कि ऑकलैंड का घर है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा गया होगा, आई होप आपका पहला दिन जो है नया साल का, और कल भी आपने काफ़ी एंजॉय यही होगा। आज के मैचेस की बात करें तो वुमेन वाला मैच सही गया था, मैं कहूँगा। जैसे जैसे हमने कहा था, सैरा अस्मुसन हमारे लिए बहुत यूनिक पंट के तौर पे निकल के आई थी। मानेका सिंह का के भी बारे में हमने बताया हुआ था, लेकिन मैच जैसा गया था, जैसा हमने सोचा था वैसा गया नहीं, लेकिन लगभग लगभग सही ही था। ठीक है, रेबेका बर्न्स के भी बारे में हमने बताया हुआ था। केट एंडरसन अगर आपने ट्राई किया होगा बड़ी लीग में तो वो भी सही गया था। और बहुत लोगों ने सोफी डिवाइन को नाम देख के कैप्टन बना दिया होगा, तो वो भी उनके लिए उतना अच्छा नहीं गया था। लगभग लगभग सही थे। छोटी मोटी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप अगर करे होंगे, जैसे कि मिसी बैंक्स। मेरे को नहीं लगता स्मॉल लीग में बहुत लोगों ने उनको लिया होगा। अगर किसी ने लिया है तो उनको छोड़ के बाकी लोगों का मुझे लगता है अच्छा ही गया होगा कंपटीशन। और अगर मेंस वाले मैच की बात करी जाए तो विलिंगटन ने एक तरफा मैच जो है जीत लिया था फिन एलन के बैटिंग के चलते, तो वो मैच उतना अच्छा नहीं भी गया था। लेकिन फिर भी यंग हस्बैंड आपके अगर ओपोनेंट के पास नहीं होंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देके गए होंगे। मैं उतना अच्छा नहीं कहूँगा मेंस वाले में आप अभी तक तो ज़्यादा उम्मीद रखते भी नहीं होंगे। लेकिन वुमेन वाला काफ़ी सही गया था, और वुमेन वाले में अभी तक हमारी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक सही चल भी रही है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये दोनों टीमों के बीच में लास्ट मैच जो हुआ था तो एक दूसरे के अगेंस्ट में ही हुआ था, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हेड टू हेड के हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लास्ट मैच ही दोनों टीमों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में खेल के रखा हुआ है। ग्राउंड के बारे में अगर कुछ होगा तो वहाँ पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, लास्ट मैच आपको याद ही होगा जहाँ पर ऑकलैंड ने जीत हासिल करा था, और काफ़ी मतलब यूनिक वे में। हमने उम्मीद नहीं करी थी कि उतनी अच्छी उनकी बैटिंग हो जाएगी। बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से एना ब्राउनिंग ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा था, और अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर थी। मुझे नहीं लगता कि ग्रैंड लीग भी जिन्होंने खेला होगा उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सोचा होगा उनके बारे में। स्मॉल लीग तो छोड़ ही दो। तो वो एक परफॉर्मर उभर के आई हैं, और अगर वो ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते रहती हैं तो हडलस्टोन का जो एक कमी खल रही है ऑकलैंड की टीम को काफ़ी टाइम से, वो मिटा सकती है। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है और किस चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। आखिरी 5 मैचों में लास्ट मैच जीतने के बाद भी ऑकलैंड यहाँ पर पीछे ही चल रही है 3-2 से। पिछले सीजन में ग्राउंड के रिकॉर्ड की बात करें तो ज़्यादा मैचेस वो जीते हैं। ठीक है, 5 में से 3 जीत 2 हार, उसके पहले भी जो 5 मैच के रिजल्ट आए थे अगले सीजन में वहाँ पे भी 3 जीत 2 हार। अच्छा, पिछले सीजन में सारे के सारे 5 के 5 मैचेस इसी ग्राउंड पे नहीं हुए थे। एक और ग्राउंड भी होता है ऑकलैंड में, ईडन पार्क नाम से, तो वहाँ पे भी 2 या 3 मैचेस हुए थे। तो ओवरऑल रिकॉर्ड्स है ये, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों टीमों के मैचेस हमने लास्ट मैच ही कवर कर रखा था और दोनों टीमों के बीच में ही वो मैच था, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। मैं फिर थोड़ा बहुत रिमाइंड करवा दूँ, थोड़ा फोकस में हम ऑकलैंड वाले मैचेस को रखेंगे जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, क्योंकि लास्ट मैच हुआ था क्वींस टाउन में। तो देखो, पहला मैच है ये ऑकलैंड का ही मैच है। 2021 का मैच है, तो लगभग लगभग 2 साल पुराना हो चुका है। ऑकलैंड ने यहाँ पर बनाया था 123 रन। मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ पहले तो कि हमने क्या डिस्कवर करा था। हमने डिस्कवर करा था कि सूजी बेट्स के आने के बाद से ओटागो के परफॉर्मेंसेस बदले हैं, और सूजी बेट्स चलती हैं जब भी जब भी, तो ओटागो ने काफ़ी इजीली जीत हासिल करा है, और जब जब सूजी बेट्स नहीं चली है ओटागो को दिक्कत हुआ है। इसके अलावा भी हमने पॉली इंग्लिश का नाम निकाला था, जो भी वैसे भी डिफॉल्ट कीपर हो जाती है। केट इब्राहिम भी हमने उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं देखे थे, ठीक ठाक है, मतलब उतना कुछ खास नहीं लास्ट मैच में। हालांकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था बैटिंग बॉलिंग से, लेकिन ऐसी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या मिल रहा है। तो ऑकलैंड का पहला मैच है, ओटागो ने यहाँ पर ऑकलैंड ने बनाया था 123 रन। पर्किंस आपको दिख जाती है। पर्किंस के साथ ऑकलैंड के होम ग्राउंड में काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं। आपको आगे जाके ये चीज़ दिख जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि कल के मैच में ही वो चलेंगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो पर्किंस इस ग्राउंड पर बेहतर करती हुई आपको दिख जाएंगी। ठीक है, ब्लैक है, और बाकी के ये बॉलर्स से जिन्होंने विकेट्स निकाले सारे के सारे स्क्वाड में अवेलेबल हैं, लेकिन जेमा एडम्स शायद खेले ना। बाकी ओल्डरसॉक, कार्सन, ब्लैक ये परफॉर्मर रही हैं, और पर्किंस यहाँ से बैटिंग से। ओटागो उस रन को चेज नहीं कर पाई थी। बॉलिंग से आपको जोनास दिख जाते हैं। लास्ट मैच में हमने इनका नाम लिखाना था, जोनास और आर्मस्ट्रॉन्ग हमने बताया हुआ था। आर्मस्ट्रॉन्ग का तो चलो छोड़ दो, वो अभी उनमें वो बात नहीं रही। बॉलिंग भी एक ही ओवर कराई थी उन्होंने, बैटिंग में भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन बॉलिंग से जोनास ने 2 विकेट्स निकाले हुए थे, जो यहाँ पे भी उन्होंने 2 विकेट निकाले हुए थे आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ। अगला मैच ये क्वींसटाउन में हुआ था, जहाँ पे हम फिर से नोटिस कर सकते हैं कि ओटागो ने बढ़िया बल्लेबाजी करी। जैसे ही बेट्स चली, जोनास यहाँ पर चली थी, पर्किंस, आर्मस्ट्रॉन्ग ये कॉमन है। बाकी कार्सन, ब्लैक और ब्लेकली के बारे में हमने बताया हुआ था, आपको याद होगा कि ब्लेकली यहाँ पर बेहतर करती हैं जब भी मौके मिले हैं। उसके पहले मैचेस में ब्लेकली को मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस मैच में उनको मौके में जब भी मिला है उन्होंने कुछ ना कुछ करा है। और लास्ट मैच में जब तक बैटिंग कर रही थी काफ़ी सही नज़र आ रही थी वो, और रन आउट हो गई वो अलग बात है, और बॉलिंग भी मिली थी उनको, यहाँ पर उन्होंने 1 विकेट निकाला हुआ था। तो यहाँ पर भी 1 विकेट उनके खाते में था, और ये मैच भी क्वींसटाउन में ही हुआ था कोइंसिडेंटली, जो लास्ट मैच भी क्वींसटाउन में हुआ था।
ठीक है। तो यहाँ पे ओटागो ने जीत कर दिया। अगला मैच जो ऑकलैंड और ओटागो के बीच में, मेरे ख्याल से पिछले सीजन का मैच था ये, फिर से ऑकलैंड की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई। अभी तक हमने ऑकलैंड को यहाँ पे जो मैच देखो, यहाँ पे जो उनके मैचेस देखोगे, 123 बैटिंग अच्छा नहीं लेकिन बॉलिंग बढ़िया। उसके बाद 153 बॉलिंग अच्छा नहीं हुआ, तो बैटिंग तो उनकी वैसे भी स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर वापस से बैटिंग अच्छा नहीं हुआ और बॉलिंग फेल हो गया, तो मतलब कोई कंपटीशन नहीं रहा उनकी तरफ से। बाकी पर्किंस कंसिस्टेंट है और लॉरेन डाउन ने परफॉर्म करा है। बॉलरों में से कार्सन, ओल्डरशॉ, ब्लैक कंसिस्टेंट है और जेनसन यहाँ पर चली। बाकी बेट्स और इंग्लिश यहाँ पर आपको दिख जाती हैं। अगले मैच फिर ओटागो ने वापस से पहले बैटिंग करके विशाल स्कोर खड़ा किया। मतलब 140 प्लस तो विशाल ही होता है। एक तो ये कंपटीशन में ज़्यादा रन बनते नहीं, ऊपर से ओटागो ऑकलैंड की बैटिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो बेट्स वापस से। और जोनास तो कंसिस्टेंट थी। बाकी मॉली पेनफोल्ड, एमी हक्कर, केली ने करके विकेट निकाला। ऑकलैंड चेज ऑफकोर्स नहीं कर पाई। पर्किंस कंसिस्टेंट है, ठीक है, 20 से 30 के बीच में रन है। लॉरेन डाउन कभी कभी आती हैं, बड़े रन बना के जाती हैं, लेकिन कंसिस्टेंट वो नहीं है। पर्किंस कंसिस्टेंटली आपको इनका नाम दिख जाता है। केली के थे। बाकी जो 3 बॉलर्स के हमने नाम निकाले थे, कार्सन, ओल्डरशॉ, ब्लैक, इन तीनों ने यहाँ पे भी विकेट निकाला। और आखिरी मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, ओटागो ने बना था 130 रन। और फिर से नोटिस करो, जैसे ही बेट्स नहीं चली, बैटिंग में इनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया, ठीक है। भले ही यहाँ पर इब्राहिम ने कंट्रीब्यूट करा था, इंग्लिश, ब्लेकली ने कंट्रीब्यूट करा था, लेकिन रन वो उस लेवल की नहीं बना पाए जिस लेवल के रन वो उनके तरफ से बनते हैं जब बेट्स चलती हैं। तो और बेट्स यहाँ पर बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से हिट विकेट हो गई थी, नहीं तो क्या पता क्या होता। लेकिन जो भी हो, जोनास कंसिस्टेंटली हैं। बाकी एना ब्राउनिंग यूनिक एकदम सरप्राइज पैकेज के तौर पे सामने आ गई थी ये। एमी हकर और केली के विकेट से ऑकलैंड ने रन को चेज भी कर लिया। मशक्कत हुआ जो हुआ, लेकिन रन चेज कर दिया 133 रन, जो अभी तक इस फिक्सचर में हमने होते हुए नहीं देखा था ऑकलैंड की तरफ से। और ये हाईएस्ट स्कोर है इनका, अगर हम आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो वहाँ पे भी हमने ब्राउनिंग देखे, इजी गेज देखा हमने। यहाँ पर केटी पर्किंस बहुत नीचे बैटिंग करने आई थी, तो उनको कुछ हम कह नहीं सकते। और लॉरेन डाउन देखो, लॉरेन डाउन मैंने क्या बताया, कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी उन्होंने रन बनाया है 30-40 के ऊपर बना दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे 44 नॉट आउट, उसके बाद आप उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। देखो नहीं है यहाँ पे वापस आई 49, उसके बाद यहाँ पर वापस से नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ये जब भी चली हैं तो बड़ा ही करा है, नहीं तो ये काफ़ी सस्ते में निपट गई हैं। तो ये चीज़ें हैं। ऑकलैंड की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है फिक्सचर में। अगर हम लास्ट मैच को छोड़ दें, अच्छा यहाँ से जो बॉलर्स हमारे पास आए थे लास्ट मैच में, वहाँ पे जो बॉलर्स के हमने नाम निकाले थे, ब्लैक, कार्सन, ओल्डरशॉ, 3 में से किसी को भी विकेट नहीं मिले। तो ये मैच थोड़ा अलग ही हो गया, ठीक है। कोई भी रिकॉर्ड कुछ भी यहाँ पे काम पे नहीं आया था। ना ही बॉलर्स जो हमने निकाले थे वो चले, ना ही बैटिंग्स के जो ऑप्शंस हमने निकाले थे वो चले। तो ये मैच अलग हो गया। लेकिन अगर हम इस मैच को छोड़ के बाकी के मैचेस को देखेंगे, तो ओटागो की बैटिंग पूरी तरीके से यहाँ पे सूजी बेट्स के चलने या ना चलने के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर वो चले तो कुछ बात बने, रन बने, अगर नहीं चले तो रन कम बनते हैं। लेकिन ऑकलैंड की बैटिंग निहायत ही ख़राब रही है लास्ट मैच के पहले तक तो, ठीक है। और जो एक आध मैच वो जीते हैं वो अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं। अगर हम ऑकलैंड वाले मैचेस पे फोकस करें, सिर्फ जो मैचेस ऑकलैंड में हुए हैं, तो लास्ट मैच ये हुआ था जहाँ पर ऑकलैंड ने सिर्फ 106 रन बनाया था। डाउन और पर्किंस के परफॉर्मेंस से बॉलिंग में वही तिगड़ी कार्सन, ओल्डरशॉ, ब्लैक और जेनसन की थी। बाकी ओटागो ने बहुत इजीली चेस कर लिया था। मतलब यहाँ पर अगर आप ड्रीम 11 की टीम बना रहे होंगे फैंटेसी की, तो आपको मेजर परफॉर्मर्स ही नहीं मिले होंगे। देखो दोनों बैटिंग परफॉर्मर, 4 बॉलिंग परफॉर्मर और 2 बैटिंग ओटागो की तरफ से, तो कितने हुए, 8 प्लेयर्स जो मेजरली कुछ ना कुछ करे होंगे, मिनिमम 20 रन या 1 विकेट, ठीक है। बाकी किसी ने उतना भी नहीं करा होगा, तो तब भी ऐसा मैच हुआ था ये वाला। और उसके पहले वाला जो मैच हुआ था ऑकलैंड में, बिल्कुल पहला मैच जो हमने देखा था, वहाँ पे भी हमें पर्किंस दिखी थी, ब्लैक दिखी थी, ओल्डरशॉ दिखी थी, कार्सन दिखी थी, ठीक है। और बॉलिंग तो चलो उस मैच में कोई विकेट नहीं निकाला था, लेकिन यहाँ पर जोनास और आर्मस्ट्रॉन्ग हमें दिख जाते हैं जो करंट स्क्वाड में मेंबर्स में हैं। तो ये चीज़ें हमने नोटिस करी है। अभी हेड टू हेड की बातें ज़्यादा नहीं करते। समराइजेशन पे सूजी बेट्स मैंने बता दिया, सूजी बेट्स, केटी पर्किंस, ये नाम आपने देख लिए होंगे। बॉलिंग पे भी सूजी बेट्स का नाम है। लास्ट मैच उन्होंने विकेट भी निकाला हुआ था। बैटिंग से तो नहीं कर पाई, लेकिन बॉलिंग से कर दिया। तो टीम में तो आपके होंगे ही, मतलब चले बैटिंग से नहीं चले, तो ये तो फिक्सचर उनको काफ़ी वैसे ही पसंद है। अगर हम ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें, इस ग्राउंड पे अभी तक इस सीजन में मैचेस नहीं हुए। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि केटी पर्किंस इस ग्राउंड में काफ़ी एक्सपीरियंस रखती हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर चल रही हैं, करंट स्कोर मेंबर्स में से थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट है। और ऊपर भी आपने हेड टू हेड में देखा 20-25 ही सही, लेकिन वो रन है इनके खाते में। और बॉलरों में से करंट स्कोर मेंबर्स में से कोई नहीं है, बाकी आना पीटरसन, हडलस्टोन थी जो अवेलेबल नहीं है। अभी देखते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलरली इसी ग्राउंड का हो, ईडन पार्क के भी मैचेस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा इसी ग्राउंड के हैं, ठीक है ना। तो देखो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स बनाम ऑकलैंड के बीच में मैच हुआ। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स को 103 रन पर नोक दिया।
ऑकलैंड की बैटिंग ऐसी कोई अच्छी नहीं है, वो कभी भी अच्छी नहीं थी, ऐसी भी अच्छी नहीं है। वो लास्ट मैच का वो आप आइडिया मत रखो, ठीक है ना। हिस्ट्री इनकी उतनी बैटिंग की अच्छी नहीं है, हेड टू हेड में भी आपने देखा, लेकिन बॉलिंग टाइट कराते हैं ये। और ये चीज़ आपको दिख जाती है, 20 ओवर बैटिंग करवाया सामने वाली टीम को, लेकिन सिर्फ 103। जोनास और पेनफोल्ड करंट स्क्वाड मेंबर्स में से बैटिंग में वही परकिंस कुछ तो है, बाकी आर्मस्ट्रॉन्ग ये रन आपको दिख जाते हैं। और ऑकलैंड ने मैच जीत लिया, इजीली हो जैसे हो मैच उन्होंने जीत लिया, ठीक है। अगला मैच ऑकलैंड बनाम कैंटरबरी। ऑकलैंड ने यह बनाया था 134। हडलस्टोन और लॉरेन डाउन। लॉरेन डाउन का मैं हमेशा यही कहता हूँ, देखो कंसिस्टेंटली उनका नाम आपको नहीं देखने मिलेगा। परकिंस का जब 20-25 है वो नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी ये चलती हैं जो काफ़ी लंबा खींच जाती हैं, ठीक है। बॉलिंग पे वापस से पेनफोल्ड केली जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, यहाँ पे भी पेनफोल्ड थी और जोनास थी। यहाँ पर जोनास नहीं थी, लेकिन पेनफोल्ड के साथ केली आ गई और ऑकलैंड ने ये मैच जीत लिया। अच्छा खासा स्कोर बनाया और बॉलिंग तो उनकी वैसे भी सही होती है, 135 रन वैसे भी बनने नहीं थे, लेकिन सामने वाली टीम ने 134 तक बना दिया था। अगला मैच जो आपने ऊपर हेड टू हेड देखा था वो वाला था। उसके बाद ये ऑकलैंड बनाम अगला मैच ऑकलैंड बनाम वेलिंगटन का हुआ था, जहाँ पर 89 पर वो निपट गए थे सिर्फ शाशी शारी के कुछ स्कोर से, और वेलिंगटन ने इधर चीज़ कर लिया। जहाँ पे आपको केली दिख जाते हैं, ऑटोमेटिक पिक हो जाते हैं केली आपके। शशि शारी का यहाँ पर एक नाम आया है, और पीटरसन पिछले सीजन में थोड़ा कम ही चली है मोस्टली मैचेस में, इसीलिए उनका औसत थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो उसके पहले वो काफ़ी अच्छा करती थी यहाँ पे पास्ट में। और लास्ट मैच जो हुआ था तो यहाँ पे सेंट्रल डिशेज ने बनाया था 135 रन। आर्मस्ट्रॉन्ग के आपको 2 विकेट दिख जाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग का भी कभी कभी आपको नाम यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, 20-25 रन बना देंगे या विकेट लेंगे, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 2 सीज़न पहले तक भी जो प्लेयर थी वो अभी उनमें वो बात नहीं रही। ये है एक टाइम था जब इनके टीम में 4 ऑलराउंडर्स होते थे, हडलस्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, केली और पीटरसन। इन चारों को आप छोड़ नहीं पाते थे किसी फॉर्मेट में भी, लेकिन अभी पीटरसन नहीं है, हडलस्टोन भी नहीं है, केली ज़्यादा बॉलिंग पे उन्होंने फोकस कर लिया है, बैटिंग उतना नहीं कर रही, और आर्मस्ट्रॉन्ग में वो बात नहीं रही, तो इसलिए ऑकलैंड का कोर काफ़ी वो हो चुका है। लेकिन ऑकलैंड ने ये रन चेस कर लिया, जहाँ पर परकिंस और डाउन का नोटिस करो, ठीक है, डाउन नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब है तो 30-35 के ऊपर 40-50 तक भी उन्होंने स्कोर बना के रखे हुए हैं। तो डाउन हमेशा ही एक स्मॉल लीग में लेने लायक प्लेयर होती है, चले ना चले, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखो ऑकलैंड ऐसे बैटिंग साइड उतनी डोमिनेटिंग नहीं है, उनके पास जो 2 मेजर बैट वुमन है, केटी परकिंस और यहाँ पे लॉरेन डाउन, अगर ये दोनों चले तो कुछ बात बने। बाकी इनकी बॉलिंग सही होती है, ये बॉलिंग टाइट करा लेते हैं। ऑफकोर्स शायद ओटागो की बैटिंग अच्छी है या वेलिंगटन की बैटिंग अच्छी है, उनके अगेंस्ट में आप उम्मीद नहीं करोगे, लेकिन ऐसी वैसी टीम जो होती है जैसे कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो गई, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हो गई, इनके अगेंस्ट भी इन्होंने अच्छा करके रखा। कैंटरबरी को भी उन्होंने रोक रखा था, ठीक है ना। तो ये कोई मेजर बैट्स वुमन जो होती है, सूजी बेट, सोफी डिवाइन, एमिलिया कर, सैदेत बेट, ये इस तरह के प्लेयर अगर नहीं चले तो ये सामने वाली टीमों को रोक सकते हैं, अगर ये डोमेस्टिक प्लेयर्स के पीछे मामला रहे तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ नाम हमने यहाँ से भी नोटिस कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कुछ मैंने यूनिक यहाँ से बता दिया होगा ग्राउंड से। हेड टू हेड की जो चीज़ प्लेयर्स हमने निकाले थे उनमें से ही यहाँ पर है। प्लेइंग इलेवन की बात करें तो कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है ओटागो की तरफ से, आपको शायद सेम ही प्लेइंग इलेवन देखने मिल जाएगा। जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, सूजी बेट्स, पॉली इंग्लिश, केट इब्राहिम को रखना पड़ेगा क्योंकि डिसेंट जगह पे बैटिंग बॉलिंग कर रही है, बाकी रिकॉर्ड्स उतने डिसेंट नहीं है इनके। ब्लेकली कोशिश करना लेके चलने की, इनको ऊपर भेजा जा रहा है बैटिंग पे, ठीक है। और ओलिविया के लास्ट मैच ओपनिंग नहीं करी थी तो इंग्लिश ओपनिंग करा था, ऊपर बैटिंग आ रही है वो, और इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है। यहाँ पे वो स्लो जो मीडियम पेस बॉलिंग कराती है, ठीक है, सभी स्लो ही है वैसे तो वुमेन क्रिकेट में तो, लेकिन जो भी है ये बॉलिंग भी करा लेती है कभी कभी। नीचे लेडन डेविस, बिला जिनसे कोई काम नहीं है, कार्सन, ब्लैक, ओल्डशॉ, इन तीनों की नाम हमने कई बार देख रखे हैं। ब्लैक को तो सभी ले रहे हैं, कार्सन थोड़ा कम हो चुका है परसेंटेज इनका, और ओल्डशॉ की तरफ लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये 3 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कम से कम दोनों को तो लेकर चलना ही है, पॉसिबल हो तो तीनों को भी आप कंसिडर कर सकते हो। बात करें ऑकलैंड की तरफ से तो शशि शारी पहले मैच के बाद दूसरे मैच में फेल हो गई थी। एना ब्राउनिंग की तरफ लोग जाएंगे क्योंकि बॉलिंग भी करा रही है, बैटिंग से भी। अभी देखो बॉलिंग वो पहले भी कराती थी, बैटिंग भी पहले भी आता था उनको, लेकिन वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाई। लास्ट मैच उन्होंने वो कर दिखाया, तो अभी लोग इनकी तरफ जाएंगे। लॉरेन डाउन, केटी परकिंस का तो मैंने बता ही दिया। टेम्पल्टन स्क्वाड में है और पॉसिबिलिटी है कि अभी उनको खेलने का मौका मिल जाए। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की होकर पहले वो खेलती थी, अभी वो ऑकलैंड की टीम में आ चुकी हैं। पता नहीं किस तरीके से टीम उनको यूज़ करेगी। 2 मैच खिलाया तो गया था 50 ओवर मैच फॉर्मेट में, लेकिन उन्होंने कुछ खास करा नहीं था, तो वो एक है। बाकी आर्लिन के लिए मस्ट हैव है आपके लिए। मॉली पेनफोल्ड की कुछ विकेट्स हैं इस ग्राउंड पे, एक दो करके, और फ्रैंक जोनस एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको आपको रखकर चलना है। तो फ्रैंक जोनस, आर्लिन के लिए, केटी परकिंस, लॉरेन डाउन, ये 4 तो आपको देख के चलना है। अभी सुनो मेरी बात, क्या है, देखो केटी परकिंस, लॉरेन डाउन और सूजी बेट्स, ये 3 आपके लिए बैटिंग ऑप्शन हो जाएंगी, ठीक है।
एना ब्राउनिंग की तरफ लोग जाएंगे। एना ब्राउनिंग के कुछ भी ऐसे परफॉर्मेंसेस पहले नहीं मैंने देखे थे लास्ट मैच के पहले तक, लेकिन क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने ऑलराउंडर की तरह काम करके दिखाया तो लोग उनकी तरफ जाएंगे। और क्योंकि ऑकलैंड की टीम में कोई जेन्युइन ऑलराउंडर अभी तक हमने नहीं देखे हैं, तो एना ब्राउनिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है फैंटेसी में, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ है कि एक मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप कितना वो भरोसा करना चाहोगे, लेकिन स्मॉल लीग खेल रहे हो तो लेके चलने की कोशिश करना। ऊपर हमने 7 ओटाको के प्लेयर्स निकाले थे, यहाँ से 4 एना ब्राउनिंग को छोड़ के हो गए हैं। एना ब्राउनिंग को अगर को मैनेज करना है तो वो ओल्डर शॉ वाला जो स्लॉट है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो हम आगे टीम बनाने के टाइम पे देख लेते हैं, ठीक है। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो केट इब्राहिम, सूजी बेट्स यूनिवर्सल कैप्टन वाइस कैप्टन है, आप भी इनकी तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्सन ब्लैक उसके बाद, और ब्लेकली पंट है हमारे लिए। कुछ लोग शायद इनको नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं और इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है। और ओल्ड शॉ हमने देख लिया है जो 3 बॉलर्स मिल रही हैं। इसके अलावा हेली जेंसन भी हैं जिनका तो हमने कंसीडर ही नहीं करा ओल्ड शॉ के चक्कर में, तो वो भी एक ऑप्शन बन जाती हैं। हेली जेंसन बैटिंग भी कर सकती हैं और कभी कभार उनके बंचेस में विकेट भी रहे इस फिक्चर में, कंसिस्टेंटली कुछ नहीं लेकिन है, तो वो भी एक कंसीडर करने वाली ऑप्शन है। ऑकलैंड की तरफ से केली और ब्राउनिंग की तरफ लोग जा सकते हैं, दोनों पॉसिबल ऑलराउंडर ऑप्शन में यही दोनों आती हैं। उसके बाद जोनास और डाउन, रिस्की में हक्कर, पेनफोर्ड में से कोई एक, और आर्मस्ट्रॉन्ग आपके पास एक ऑप्शन बन जाती हैं। तो ईडन कार्सन लास्ट मैच खेली नहीं थी लेकिन स्क्वाड में है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो वापसी करेंगी। लास्ट प्लेयर का जो स्लॉट है, इवन ब्लेकली का भी अगर आप चाहो तो वो आप कर सकते हो, ब्लेकली को भी आप ड्रॉप कर सकते हो। भले ही 80% सिलेक्शन है, 84%, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि सब इनको लेकर चलेंगे। तो इन दोनों के जगह पे आप हेली जेंसन को ले सकते हो और यहाँ से एना ब्राउनिंग ये कर सकते हो। अभी एना ब्राउनिंग के एक मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पर कितना भरोसा करना सही होगा ये मेरे को थोड़ा सा डाउट तो दे रहा है, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन होगा कि लेके चल सकते हो। अगर आप स्मॉल लीग और सेफ टीम बनाना चाहते हो तो दोनों तरफ से पॉइंट दे सकती है, ठीक है ना। ओपनिंग करी थी लास्ट मैच में वो, और 3 ओवर 4 ओवर की बॉलिंग कहीं नहीं जा रही है इनके लिए, और लास्ट मैच परफॉर्म करा है तो लोग मतलब टीम इनके ऊपर और भरोसा रख सकती है और इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं सही बताऊं तो मैंने इसके पहले इनको कभी ऐसा कुछ करते देखा नहीं था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत वो हो रहा है। हेली जेंसन मैंने परसेंटेज देख के लिया है, अगर आपको रिस्क लेना है, आपको पता है मैंने इसके बारे में बताया हुआ है ओल्ड शॉ, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना, ऑकलैंड एज ए बैटिंग साइड बुरी रही है, बॉलिंग साइड नहीं, तो बॉलर्स उनके रख के चलना है, ठीक है ना। बॉलिंग ऑलराउंडर्स रख के चलना है। बैटिंग में आप चाहो कुछ कर सकते हो, वैसे भी बैटिंग में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे नहीं। ये तीनों के अलावा, केटी परकिंस के अलावा लोग शशि शाड़ी के साथ जा रहे हैं, मैं केटी परकिंस के साथ जा रहा हूँ, बस यही डिफरेंस है। लॉर्ड एंड डॉन को मैं छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता स्मॉल लीग में, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और बॉलर्स में से मैंने केली जोनास को रख लिया है और ब्राउनिंग मेरे लिए दोनों तरफ से पॉइंट दे देंगी बस। और बाकी बॉलरों में से ब्लैक, कार्सन और ओल्ड शॉ मैंने रखा है। अगर आप चाहते हो तो हेली जेंसन को भी ले सकते हो ओल्ड शॉ के जगह पे, या फिर ओल्ड शॉ के साथ ब्राउनिंग को ड्रॉप करके, बराबर। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो सूजी बेट्स तो हो ही गई आपके लिए कैप्टन, बॉलिंग से भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, बैटिंग भी लास्ट मैच हिट विकेट हो गई थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता, जो भी है। वाइस कैप्टन लोग केटी इब्राहिम के साथ जा रहे हैं। मैं थोड़ा आपको अगर अलग कुछ करने का आपको आप सोच रहे हो, 2 ऑप्शंस लास्ट मैच में भी जो मैंने 2 ऑप्शंस दिए थे, यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शंस वो मैं दूंगा। एक है पॉली इंग्लिश और दूसरा है ब्लैक और कार्सन में से किसी एक को आप कर सकते हो अगर आपको रिस्क लेना है तो, ओटाको की तरफ से। और ऑकलैंड की तरफ से मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हडलस्टोन खेलती तो मैं ऐसा सोचता, लेकिन अभी हडलस्टोन नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं सकता। केली, ब्राउनिंग ये ऑलराउंडर ऑप्शंस हैं, लेकिन इनके कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस नहीं है मैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कहूँ। तो स्मॉल लीग खेल रहे हो तो ओटाको के प्लेयर्स के साथ ही जाओ, ठीक है। भले ही अगर आप मतलब लग रहा हो ऑकलैंड जीते या कुछ, लेकिन स्मॉल लीग में ये आप कर सकते हो। बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।